हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 12 के क्लास में जो 12 का इंग्लिश का क्लास है उसमें 7 चैप्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है उसको लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। और इसके पहले जो चैनल पे हमने वीडियो छोड़ा है वो चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक का हो चुका है, जिसमें इस चैप्टर का जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कह लें या हिंदी समरी कह लें उस तरह का है। उसी कड़ी में अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं समरी का। चैप्टर नंबर 7 है, जो आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश का जो सेकंड 12 क्लास का जो इंग्लिश है और उसका जो चैप्टर नंबर 7 है जिसमें ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर है और जर्मन ग्रियर द्वारा लिखा गया है, जो 1939 को बॉर्न हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। उनका एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है। और ये जो कहानी है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जैसे मतलब एक बच्चा का जन्म होता है तो उस जन्म से रिलेटेड और एक बच्चे के जन्म के लिए जो जो कहानियाँ और जो जो परेशानियाँ जो जो उसके क्राइटेरिया होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस स्टोरी को। और स्टोरी को शुरू करने से पहले इसमें राइटर जो हैं इनके थोड़ी सी डिटेलिंग करना आवश्यकता है, ज़रूरी है उसकी। तो जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि ये जर्मन ग्रियर जो हैं इनका 1939 में इनका जन्म हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। और इन्होंने 1970, 1984 और 1991 तीनों में बहुत अच्छे राइटिंग के वर्क किए हैं, एक हाईलाइटेड राइटर रहे हैं। और इनकी जो कहानियाँ हैं वो प्रमुख रूप से जो वुमेन बेसिस जो होता है, महिलाओं पे आधारित और महिलाओं के बहुत सारे जो कार्यशैली और महिलाओं के जो हमारा एक सांस्कृतिक सामाजिक पहलू होता है उस पे जुड़ा हुआ होता है। उसी कड़ी में ये इनका कहानी ए चाइल्ड इज बॉर्न है, जो हमारे 12 क्लास के इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का 7 नंबर चैप्टर है, जिसको अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो राइटर इसमें बताते हैं कि महिलाओं का जो जीवन होता है उसमें सामाजिक सांस्कृतिक पहलू की खोज बहुत ज़रूरी होती है। और एक महिला अपने समाज में कैसे रहती है ये बहुत बड़ा उसके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू, लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसके जीवन जीने का और जीवन जीने में एक बहुत बड़ा लाइन होता है, पंक्ति होता है, जिसमें वो अपने सांस्कृतिक चीज़ों को या उसकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं उन सभी पहलुओं की खोज के लिए और उन सभी पे ध्यान देने के लिए उसे बहुत कोशिश मशक्क़त करनी पड़ती है। और आजकल हम लोग ये तो जानते हैं कि जैसे हमारा भारत जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं हैं जेंडर बाइसनेस का जो हम कह सकते हैं एक तरह का लिंग रूढ़िवादिता, इसका वो शिकार हो जाती हैं। यानी कि एक तरह से एग्जाम्पल बेसिस पे ये कहा जाए कि बहुत लोगों का मानना ये होता है कि लड़की है तो घर में रहेगी या फिर औरत है तो इनके काम जो हैं वो घर तक सीमित है, घर के कामों को करेंगी, और जो लड़के हैं या पुरुष हैं वो घर से बाहर जाएंगे, वो तमाम सारी चीज़ों को कर सकेंगे। तो ये एक तरह का स्टीरियोटाइप ख़त्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जो ये राइटर हैं ग्रिमन गेयर, तो इनका कहना ये है कि जो एक महिला और उसके वो जब समाज में रहती है तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में उसको अपने आप को ढलना बहुत मुश्किल होता है। और एक महिला किस तरह से अपने आप को जीवित रखती है और किस तरह से वो समाज में इंक्रीज करती है, अपने आप को आगे बढ़ती है, बढ़ाती है, ग्रोइंग करती है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन्होंने ये बात बता दिया। फिर इन्होंने एक स्पेसिफिकेशन लाया है कि जो वुमेन होती हैं जब वो एक बच्चे को जन्म देती है उसके पहले की जो बहुत सारी प्रक्रियाओं को झेल के गुजरना होता है उन्हें, ये बहुत टफ है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा इन्होंने बताया। जैसे हम डिस्कशन करते हुए ये बात कह रहे हैं कि दूसरी पॉइंट, जैसे पुरुष प्रधान देश में ये कह लिया जाता है कि महिलाएं पुरुष के अधीन हैं, या फिर पुरुष के जो डिसीजन होते हैं उसको एक्सेप्ट करती हैं, उसके साथ साथ महिलाएं चलती हैं। इवन कुछ जगहों पे तो ऐसा है या कुछ सिचुएशन में कि एक तरह से हम ये समझ लेते हैं कि पुरुषों ने तो बंदी बना लिया है, औरतों को अपने अधीन कर लिया है। बट दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। और उन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चाएं परिचर्चाएं ये कहती हुई करती हैं कि एक नॉर्मल लड़की फिर वोमेन बनना और समाज सोसाइटी को जीना, और उसमें जब तक वो एक बच्चे को जन्म देती है उसके पहले की सारी पीड़ाएं, दर्द और कथाएं, उनकी जो भी है परेशानियाँ, वहाँ से शुरू होके और एक जब वो बच्चे को जन्म देती हैं
तब तक की उनकी परेशानियाँ, एक कैसा जीवन होता होगा औरत का, वुमेन का, हम ये परिकल्पना कर सकते हैं। इसी कड़ी में वो कहते हैं कि बच्चों के जन्म एवं माता पिता का रिश्ता का संबंध होता है बच्चों से, वो बहुत ही प्यारा होता है। और एक कह सकते हैं लाइक ड्रीम, जब एक औरत प्रेग्नेंट रहती हैं और उसके गर्भ में एक बच्चा जब पल रहा होता है, तो फैमिली को और फैमिली मेम्बर्स, इवन रिलेटिव्स को भी बहुत उम्मीद और खुशियाँ रहती है कि वो आने वाला पल, वो आने वाला खुशी, एक वो बहुत अच्छा दिन होगा जिसमें सभी हैप्पीनेस और जॉयनेस को फील करेंगे। तो फिर इसी कड़ी में वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि प्रसव के प्रबंधन के अलग अलग तरीक़ों को बताया इन्होंने। जो राइटर हैं, इन्होंने जो प्रसव है, प्रेगनेंसी में जब वो बच्चे का, बेबी का बॉर्न होता है, तो उसके बहुत सारे प्रोसेस को भी इन्होंने बताया है, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के हैं। डिफ़िकल्टीज भी हैं बहुत सारे जिसको इन्होंने रखा है। फिर इन्होंने ये भी बताया कि बहुत तरह के ऐसे कल्चरल चेंजेस कह सकते हैं या फिर सांस्कृतिक सामाजिक जो बदलाव हुए हैं, तो पहले की अपेक्षा और अभी की अपेक्षा। तो ये बेबी बर्न में कह सकते हैं कि जब भी एक प्रेग्नेंट औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसके एक रीति रिवाज होते हैं जो पुराने ज़माने से भी चले आ रहे हैं, अभी भी चले आ रहे हैं। जैसे गोद भराई का रस्म हम लोगों ने सुना है। उसके पहले रिलेटिव्स जो होते हैं वो हेल्प के लिए कुछ अलग तरीके से संदेश भिजवाते हैं। जो हमारा जो फैमिली होता है वो एक अलग तरीके का तैयारी कर रहा होता है। अनेक तरह की रीतियाँ चली आ रही हैं, उस पर भी इन्होंने फोकस किया कि ये भी एक अलग तरह का होता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सभी संस्कार, बहुत तरह की चीज़ों को बताना। जब एक प्रेगनेंसी स्टेज में जब होती है एक औरत, तो उस समय बहुत तरह की चीज़ों को, संस्कार की बातें, आदर स्वभाव की बातें, डिसिप्लिन जो है, इन सभी चीज़ की बातें। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार, विचारों का आदान प्रदान, अच्छे से बातचीत, इन सभी चीज़ों का ये नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है इस स्टेज में। यानी कि कुल मिला के ये जो राइटर हैं वो एक औरत के पक्ष में न कह के, मतलब एक औरत के लिए उसे अपने लाइफ में क्या क्या करना चाहिए और एक जेन्युइन लाइफ को कैसे जीना चाहिए समाज में रह के, संस्कृति को देखते हुए, समझते हुए, अकॉर्डिंग टू सोशल समाज के हिसाब से। और उसमें एक बहुत डिफ़िकल्टी फेज जब आता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है और उनके घर में एक बच्चा पल रहा होता है, और उस समय से लेकर जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तब तक की सारी परेशानियों के बीच बीच में हमें किस तरह से झेलना है, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन सब पे विशेष फोकस दिया राइटर ने। फिर ये कहती है कि जैसे गर्भावस्था के दौरान बहुत सारा पारंपरिक विचार, दूसरों की भागीदारी, जैसे आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे जो मिलने वाली सहायताएं होती हैं, जो हमारे रिलेटिव संबंधी जो होते हैं उनसे मिलने वाली सुविधाएं, इवन जो फैमिली कर रहा होता है उसकी सुविधाएं, और वो जो लड़की होती है जहाँ उसके माँ का घर होता है वहाँ से मिलने वाली सुविधाएं, इन सबको मिक्सअप करके और सभी जगह की बातों को इंक्लूड करके वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। फिर उसके आगे कह रहा है कि जैसे पहले, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन राइटर ने एक चीज़ पे और फोकस डाला है कि पहले प्राथमिकता के तौर पे उसने हस्बैंड को चुना है कि वो जो वैसी लेडीज़, वैसी वोमेन जो प्रेग्नेंट हो और बच्चे को जन्म देने वाली हों, तो उनके पूरे लाइफ में और उनके पूरे उस पीरियड के दौरान, उस समय के दौरान जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसके हर एक जगह पे, हर एक समय पे काम आने वाला जो है उसका हस्बैंड है, उसका पति है। फिर उसने रिश्तेदारों को भी रखा है, फिर उसके अपने मायके वाले स्थान को भी रखा है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में उसका हस्बैंड है, क्योंकि उसे हर एक चीज़ का आकलन है और वो हर एक चीज़ को एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसलिए पहली प्रायोरिटी उसके हस्बैंड का है, जो उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, अपनी भागीदारी बतानी चाहिए, उसका एक जो फ़र्ज़ है अपने वाइफ के प्रति वो सभी करना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होता है। जैसे सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, किसी कारणवश उसका पति अगर घर से बाहर जाता है और घर पे वो फैमिली मेम्बर्स के तरफ से बहुत सारा कोऑपरेशन नहीं मिल पाता है, सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या उतना बिग फैमिली नहीं है जहाँ पे उसको
सभी तरह का चीज़ अरेंज हो पाए। तो वहाँ पे उस स्टेज में राइटर ने ये भी बताया है कि वैसे वोमेन को अपने माँ के घर चले जाना चाहिए, क्योंकि माँ एक उस अवस्था से गुजर चुकी होती है और वो लड़की जब पहुँचती है अपने माँ के यहाँ तो उसके सामने उसकी एक बेटी होती है जिसके घर में एक बच्चा पल रहा होता है। तो वो जो माँ जिसने जीवन का अनुभव किया, अपने सांस्कृतिक और सभ्यता के हिसाब से अपने जीवन को जिया है, वो हमेशा से इस चीज़ को समझती है और बेहतर समझती है। उसके पास एक जीवन का बहुत अच्छा अनुभव है। तो ऐसे में वो अपनी बेटी का देखभाल बहुत अच्छा से करती है, जिसकी वजह से उसके घर में पल रहे बच्चे का देखभाल भी अच्छा से होता है। और ये एक गुड मैसेज माना जाता है, राइटर के द्वारा ये भी मेंशन किया गया। और इवन ये सभी बातों को हम सभी भी जानते हैं और जानना भी चाहिए। फिर उसके बाद है वहाँ पे क्या हो जाता है कि ये राइटर के तौर पे ये भी बताती हैं कि जब वो लड़की अपने माँ के यहाँ चली जाती हैं तो वो थोड़ा अपने जिस फैमिली में रह रही होती हैं वहाँ पे जो काम होते हैं उस कामों से जो कामों के बोझ तले वो दबी रहती हैं, वो थोड़ा सा हल्का होता है। बहुत सारे काम जो रूटीन बद्ध होते हैं क्रमबद्ध तरीके से, उसमें उसको कोई अब तक किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। अपने घर पे तो वो लाइक क्वीन रानी की तरह है। वहाँ पे उसकी माँ है, उसके फैमिली मेम्बर्स में और भी लोग हैं देख रेख करने के लिए। तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे प्रसव पूर्व यानी जो प्रेगनेंसी फाइनली स्टेज में जब होता है उसके पहले इन्होंने बताया कि कुछ बॉडी फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्वस्थ बच्चे को बॉर्न करने के लिए, जन्म देने के लिए। ये भी एक अच्छी बात है। और एक्सरसाइज तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, ये हमें करना चाहिए, नित्य डेली लाइफ में भी करना चाहिए। फिर उसके बाद कह रही हैं कि एक बहुत मतलब कि कह सकते हैं उसको एक्सेप्शनली अपवाद कह सकते हैं या फिर जैसे भी हो, राइटर ने अपने स्पीच में और इस ए चाइल्ड इज बॉर्न वाले प्रोज के कहानी में लास्ट में जब आते हैं तो ये कहते हैं कि कहानी का ये भी एक दूसरा भाग है, एक दूसरा हिस्सा है कि हमें कभी भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। आई मीन एक्स्ट्रा कहने का मतलब इस स्टोरी में ए चाइल्ड इज बॉर्न जब एक वोमेन प्रेग्नेंट होती हैं और जब उनके बच्चे मतलब अभी नहीं हुए रहते हैं तो उसके पहले उसके लिए जैसे नैपकिन्स, कुछ खिलौने या कोई कपड़े ये नहीं लेना है। आई मीन अकॉर्डिंग टू राइटर ये थोड़ा सा इसको बैड वर्स मानती हैं, ये बैड फॉर्चून मानती हैं और ये कहती हैं कि ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। हो ना हो सब कुछ अगर सही नहीं हुआ या फिर गलत हुआ तो हमें अफसोस, पछतावा और बहुत तरह की आशंकाएँ पैदा, बहुत सारी चीज़ें वो कहती हैं कि मतलब जब तक बच्चा अपने इस दुनिया में इस लाइफ में पैर नहीं लाया है, वो अपने सामने नहीं है, जब तक उसका जन्म नहीं हुआ है तब तक उसके लिए कुछ अरेंज करना, उसके लिए कुछ सामान खरीदना, उसके कपड़े का अरेंज करना, नैपकिन्स, ये सभी इसको करना ये बेहद ख़ास नहीं मानती है। अनफॉर्चुनेटली ये मना करना चाहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये कहती हैं कि लास्ट इनका स्टेटमेंट है कि ये भारत कह रहे हैं आई मीन वर्ल्ड का, विश्व का एक बहुत बड़ा, यानी कि भारत में तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है ना बढ़ चढ़ के मातृत्व का थोड़ा सा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे। और इनका स्टेटमेंट है, ऑस्ट्रेलियन भी हैं, समझते भी हैं और कहते हैं कि माँ बनना एक बहुत बड़ा एक कार्य है और ये एक इतना बड़ा अच्छा इतना अनुभव है कि सबको नसीब नहीं होता है। तो अगर जो बच्चे बॉर्न कर रही हैं उनकी देखभाल भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब 9 महीने तक उनका जब पालन पोषण अपने गर्भ में रख के उनका कर सकते हैं और उस बीच आने वाली न जाने कितनी परेशानियों का सामना कर सकते हैं, तो फिर जब उस बेबी का जब बर्न हो जाए, उसका जन्म हो जाए, तो फिर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्तनपान से लेके जब उसे मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, जब उसे दूध पिलाया जाता है, उससे लेके जब उसकी लाइफ जब आगे बढ़ती है वहाँ तक उनका एक वो फेज होता है और उसमें उस माँ की भूमिका बहुत अहम होती है। इस तरह से वो ज़िंदगी का असली सुख ले सकती हैं, यानी कि माँ बनना और फिर माँ बनने के बाद जब वो बच्चे सामने आते हैं उनको लाइफ में लेके आगे बढ़ना, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट ग्रीमी गियर द्वारा, जो ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं, उनके द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से हम समझ पाएँ कि चाइल्ड इज बॉर्न का स्टोरी क्या है। और नेक्स्ट जब वीडियो जाएगा तो इसमें हम इसका क्या बोलते हैं वो समरी जो आपको मिल जाएगा। फिर हम चैप्टर 8 का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखें और इसके हिंदी समरी को जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रहा उसको समझें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।